अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि बहुत शोर सुन रहे थे जिस बयानिए का हम बड़े दिनों से कि जी मियाँ साहब कोई बयानिया लेके उतरने वाले हैं, कोई नया बयानिया आएगा सामने और एकदम जैसे कोई वो मैजिक कर देगा वगैरह वगैरह। तो काफ़ी दिनों से हम इसकी बाज़गश्त सुन रहे थे। आज मियाँ साहब ने बड़े दिनों बाद एक खिताब किया। अगरचे ये पीएमएलएन की अपनी तकरीब थी जिससे वो खिताब कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर इसी को शायद नया बयानिया कहा जा रहा था पीएमएलएन की तरफ से, इसी की शायद हाइप क्रिएट हो रही थी। लेकिन ये कितना नया था और ये कितना तजादात से भरपूर बयानिया था, इसके ऊपर आज व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब थोड़ा जिक्र करेंगे कि जो तलबा का मसला था बिश्केक में वो अभी तक हल नहीं हो सका। मजीद हुकूमत की नाअहलियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि केपी से मुतल्लिक कुछ अहम मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर गंडापुर साहब क्यों इतने सुल्तान राही स्टाइल में इतना गंडासा पकड़कर गरज बरस रहे हैं, आखिर कोई वजह तो है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सिर्फ उनके रिएक्शन पे बात होती है। और लास्टली बताएंगे कि शेर अफजल मरवा साहब फिर से इन एक्शन हो गए हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा मियाँ साहब के बयानिए को देखते हैं जी, क्या लेके आए हैं वो इतने दिनों से जिसका हम सोच रहे थे। कहानी है कि जी मियाँ साहब जो है वो आज अपनी जो पीएमएलएन की तकरीब थी उसी सिलसिले में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वही पुरानी बातें रिपीट की जो हमेशा वो किया करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि मियाँ साहब ज़हनी तौर पर 2017 में अटक गए हैं और उनका वक्त वहाँ पर रुक गया, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और उनके नज़दीक जो कुछ उनके साथ हुआ उस वक्त कि जी उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ाएं सुनाई गई, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और ये सब करके उस वक्त के साथ ही मियाँ साहब जो हैं वो समझते हैं कि बस सब कुछ ज़िंदगी वहीं पे रुक गई थी और उसके बाद ना किसी से कभी ज्यादती हुई और ना कभी मियाँ साहब की ज्यादतियों का इजाला हुआ, ये समझते हैं मियाँ साहब। और आगे जो अगले उससे यानी 2017 के बाद से जितने मामलात हैं, बल्कि काफ़ी हद तक 2014 से भी वो जुड़े हुए हैं, जब धरना हुआ था वो भी नहीं उन्हें भूलता। तो वहां से ही वो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है 2014 से लेके 2017 तक, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और उसके बाद जो आगे 5 साल हैं 6 साल हैं वो मियाँ साहब की मेमोरी से बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं और वो उनको भूल गया है कि वो खुद किस तरह बाद में एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर किस अंदाज से अदलिया को असरअंदाज करके अपने केसेस ख़त्म करवाने में भी कामयाब हुए और किस अंदाज से उन्होंने वापसी में इक़्तिदार भी ले लिया अपने भाई के लिए भी और बेटी के लिए भी। तो ये सब उन्हें बिल्कुल भूल जाता है और वो वापस वहीं पे अटके हुए हैं कि 2017 में क्या हुआ था। तो अब आज भी उनकी यही बातें थी और इसी किस्म की चीज़ें वो रिपीट कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि कुछ नया होगा, तो नया कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ नई थी, वो ये कि जो वो मास्क एक यहाँ ठोड़ी पर लगा के रखते हैं जिसका ना जाने क्या फ़ायदा वैसे, लेकिन वो मास्क आज नहीं था। तो ये एक नई चीज़ थी। इसके अलावा आज कोई नई चीज़ नहीं थी उनकी गुफ्तगू में और ना ही उनके किसी और जेस्चर में। सिर्फ वही पुरानी बात कि जी कैसे जजेस ने नाअहल कर दिया और घर भेज दिया मुंतखब वज़ीर आज़म को, और उनके पास ऑडियो लीक है साकिब निसार साहब की और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लाना है और इनको हर सूरत जेल में डालना है। तो ये सब बातें, तो ये मदावा कौन करेगा, और मेरी बेटी को भी मेरे साथ जेल में बंद कर दिया गया, ये सब हमने बर्दाश्त किया। और फिर ये जी मुझे कौम से भी बड़ा गिला है कि वो भी उस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने पर क्यों नहीं निकली। इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि 3 लोग बैठकर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दें और कौम ने भी इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं किया, मुझे कौम से भी बड़ा गिला है। तो ये सारी उनकी कहानी थी। वही रिपीट टेलीकास्ट, मुझे क्यों निकाला पार्ट टू भी नहीं है, पार्ट 1 ही है, उसी को ज़रा दोबारा से बयान किया गया था, सिर्फ ये आप समझ लीजिए। अब इसमें अगर आप देखें कि उनकी बातें किस हद तक जस्टिफाइड हैं या नहीं है, तो इसमें तजादात ही तजादात हैं। ये भी उन्होंने गिला किया कि जी खान साहब जो है वो जब 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मैं बनी गाला भी गया,
तो खान साहब ने ताउन का यकीन भी दिलाया, लेकिन फिर बाद में वो लंदन चले गए और फिर लंदन प्लान किया और फिर 2014 के धरने हुए। ये सब उन्होंने क्यों किया? जबकि मैं जब गया था तो उन्होंने कहा कि जनाब आप सड़क बनवा दें बनी गाला की, और मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क भी बनवा दी। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया और मेरे खिलाफ धरने दे दिए वगैरह। तो ये भी इस पूरी जो एपिसोड थी उसका हिस्सा था। अब जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ऑडियो की जिक्र कर रहे हैं, अगर तो वो उसी ऑडियो की बात कर रहे हैं जिसमें साकिब निसार साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो ऑडियो तो काफी साल पहले ही उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। वो ऑडियो जब आई थी तो उस वक्त थी, और उसके लिए आप यकीन मानिए वो इतनी कि कोई गैर मयारी किस्म की डॉक्टर्ड ऑडियो थी कि उसके लिए आपको किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है कि आप उससे जाके ये टेस्ट करवाएं कि इस ऑडियो की हकीकत क्या है। वो इतना ऑब्वियस किस्म का कॉपी पेस्ट और टोटा जोड़ सिस्टम से बनाई गई ऑडियो थी कि वो साफ पकड़ी गई कि जनाब ये डॉक्टर्ड ऑडियो है। हुआ ये था कि साकिब निसार साहब की किसी बार की तकरीब से खिताब, किसी और तकरीब से खिताब, वो 2-3 जगहों के मुख्तलिफ उनके खिताबात लेकर और उनमें से जुमले पिक करके एक डॉक्टर्ड ऑडियो तैयार की गई थी, जिसमें मफहूम इस तरह का बनाया गया था कि जैसे वो इमरान खान साहब को फेवर करने और नवाज शरीफ साहब को अंदर बंद करने की बात कर रहे हैं। तो वो इतनी जाली किस्म की ऑडियो थी कि वो आप कोई लेमैन भी सुन के उसका फैसला कर सकता है, क्योंकि उस ऑडियो में ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। वो साफ जब आप जाहिर है किसी तकरीब से खिताब कर रहे होते हैं तो आपका लबो लहजा भी और तरह का होता है। फिर इंटरेस्टिंगली हमारे, आपको पता है, लोग बड़े आजकल यानी एक्सपर्ट किस्म के लोग हैं और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। उन्होंने वो सारी तकारीर कहाँ से कौन सा लफ्ज निकाला गया था वो तक निकाल ली थी। वो तकरीबें जहाँ से उन्होंने खिताब किए, वो जहाँ से वो अल्फाज चुने गए, वो सारी चीजें निकाल कर सामने आ गई थी। तो अगर तो मियाँ साहब उस ऑडियो को रेफर कर रहे हैं कि जी मेरे पास वो ऑडियो भी मौजूद है जिसमें वो सारी साजिश का खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मियाँ साहब या तो खुद उम्र के उस हिस्से में है कि अब ये इन चीज़ों को समझना शायद उनके जहनी मयार का जो है अब काम नहीं रह गया, और अगर वो ये जानते बूझते इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे तो फिर भी बड़े अफसोस की बात है। सबको मालूम है कि वो एक फेक ऑडियो थी, और अगर उसके अलावा कोई ऑडियो तो अलग बात है, लेकिन उस अगर ऑडियो का जिक्र है तो उसमें तो जाहिर है बिल्कुल ऑब्वियस था। पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑडियो वीडियो की सियासत अब छोड़ दें आप, ये एक गैर अखलाकी किस्म का सबूत होता है जो अगर आप किसी की छुप के कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको फिर आप एज ए प्रूफ जो है वो लेके फिर रहे हो, तो ये एक वैसे ही शर्मिंदगी की बात है, बाइस नदामत बात है। लेकिन ये दोनों बाप बेटी जो है इसको एक सबूत के तौर पर ना सिर्फ पेश करते हैं बल्कि इसके ऊपर खड़े होकर लोगों को धमकियां भी लगाते हैं कि जी हमारे पास ऑडियोज हैं, जी हमारे पास वीडियोज हैं, आप देखो हमारे खिलाफ बात करके। लेकिन इन ऑडियोज वीडियोज को ये लोग कभी भी अदालतों में नहीं लेके गए, वरना इनकी हकीकत खुल जाए कि ये कैसे तैयार की गई हैं। आपको याद होगा जज अरशद मलिक की भी जो वीडियोस थी जिसके ऊपर आके बयानिया बहुत बनाया गया था कि जी देखिए नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, जज खुद कॉम्प्रोमाइज था और वो एडमिट कर रहा है। लेकिन क्या उस वीडियो को ये लोग जाकर कोर्ट के सामने पेश कर सके? नहीं किया इन्होंने पेश। इसी तरह ये वाली ऑडियो भी लेके घूम रहे हैं और सबको पता है ये जाली ऑडियो है, तो क्यों नहीं फिर आप लेके जाते भाई कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि ये आपके खिलाफ कोई साजिश थी या कोई गलत केस का फैसला था। तो ये उस ऑडियो की हकीकत। और जो ये बात कर रहे हैं कि जी वो सड़क बनवा दी है, वो इंटरेस्टिंगली, अच्छा इस टेक्नोलॉजी के दौर में ना तारीख और भी जालिम हो गई है कि जहां पर आप जो है ना 2 नंबर ही नहीं कर सकते तारीख के साथ। अब जब इन्होंने ये आज सड़क वाली बात की है तो लकीली सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक क्लिप फौरन ही सोशल मीडिया पर आ चुका है कि जहां पर वो नदीम मलिक साहब के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, काफी साल पुराना क्लिप है, ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी कि ये सड़क बनवा दें। वो तो मियाँ साहब खुद जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क की हालत बड़ी खराब है, तो उन्होंने सीडीए से कहा कि जनाब ये सड़क बड़ी खराब है, इसको बनवा दें। इमरान खान की तरफ से ऐसी डिमांड नहीं थी। और आज मियाँ साहब इस बात को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने बड़ी दरिया दिली का मुजाहरा करके वो सड़क बनवा दी। भाई अगर वैसे तो बना भी दी तो ये कोई एहसान नहीं है, जाहिर है आपका काम है, आपने कौमी खजाने से अगर सड़क कोई बनवाई भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कोई आपने जाती जेब से बनवा के दी। और दूसरी बात ये है कि आप उसको भी फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि ऐसा नहीं था, वो आपने खुद ऐसा कहा और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं।
और फिर उसके बाद ये कहना कि जी कौम नहीं निकली, भाई कौम नहीं निकली तो कौम इसलिए नहीं निकली मियाँ साहब क्योंकि वो आप पे इत्मीनाद करते थे कि आपको जिस दिन जर्नैलों की तरफ से डील मिल गई आपने आराम से डील करनी है और बाहर चले जाना है। उन्हें तो पता था कि आपने कौन सा जेल में पड़े रहना है। आपको याद होगा 90s में भी आपने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो कौम ने आपकी बात पर एतमाद किया और आपको 2/3 मेजोरिटी दी थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मुशर्रफ साहब आए तो आपने उनके साथ मामला तय करके डील कर लिया, आप मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद जब आपको 2017 के बाद जेल हुई तो आपने बाजवा साहब के साथ डील कर ली और आप मुल्क से बाहर चले गए। तो कौम को तो पता है कि आपका तो तर्ज सियासत ही ये है कि आपको जब मुश्किल वक्त आता है, आपको जब ऑफर की जाती है किसी भी किस्म की डील जिसमें आपको कोई सहूलत मिल रही हो, तो आप तो दूसरी बार सोचते तक नहीं है और फौरन हर बात हर डिमांड मान के फौरी तौर पर वो डील को अपना लेते हैं। तो फिर ऐसे में कौम आपके लिए क्यों खड़ी हो जब आप खुद खड़े नहीं होते मियाँ साहब? आप तो खुद सबसे पहले लेट जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी कौम मेरे लिए खड़ी हो। कौम ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ी होती, कौम सिर्फ बहादुरों के साथ खड़ी होती है। कौम जब देख लेती है कि कौन उनके लिए खड़ा हो रहा है और कौन बात उसूल के ऊपर खड़ा हो रहा है, डट के खड़ा हो रहा है, तो कौम उसके लिए खड़ी होगी। कौम इस तरह के लोगों के लिए कैसे खड़ी हो कि जिसको आज आप जेल में डालें और वो डील करके पतली गली से रवाना हो जाए। तो ये भी एक अजीब बात है कि आप कौन से ये गिले शिकवे कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी क्यों फिर उन्होंने की, ये सारा पिटा हुआ बयानिया है। पहले भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जब आप उस वक्त भी मुझे क्यों निकाला कहकर निकले थे तो लोग आपके पीछे नहीं आए थे। उसके बाद भी 2018 में आपने कोशिश की कि वोट को इज्जत दो के बयानी से थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, थोड़े बहुत लोग अट्रैक्ट भी हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को फिर भी पता था कि ये सिर्फ आप क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद आपने वो साबित भी कर दिया कि आपको जब डील मिल गई तो आपने वो बयानिए को भी दफनाया और आप चले गए। उसके बाद अब उन्हीं जर्नैलों से मिल मिला के आपने अपने केसेस खत्म करवाए, आपने अपने इक़्तिदार भी ले लिए, आपने मुखालिफिन के साथ बुरे सलूक भी करवा लिए, इंतकाम भी ले लिया, सब कुछ करके अभी आप फिर कह रहे हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। आपकी ज्यादतियों का तो इजाला कई दफा हो चुका है। अगर अदलिया ने बिल फर्जमान भी लिया कि वो झूठे केसेस थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि झूठे थे, लेकिन चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि झूठे केसेस भी थे, तो अदलिया ने तो वो खत्म कर दिए और बगैर ट्रायल के खत्म कर दिए। आपको तो सबूत भी पेश नहीं करने पड़े कि आप बेगुनाह हैं, फिर भी अदलिया ने खत्म कर दिए वो केसेस। तो आपके दुखों का मदावा तो हो चुका है ऑलरेडी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी कर दिया और अदलिया ने भी कर दिया। तो अब लोग कैसे आपकी बात पे यकीन करें और क्यों कर ये समझें कि आप मजलूम हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि आपके भाई की हुकूमत है, आपकी बेटी की हुकूमत है, और किस तरह ना सिर्फ ये कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के साथ जुल्म कर रहे हैं बल्कि आम लोगों को भी उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया हुआ। तो ऐसे में आप आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जी बड़ा कोई नया बयानिया लेके आ रहे हैं। तो ये एक मुस्तरद और पिटा हुआ बयानिया है, इसको कोई अहमियत नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये रेलेवेंट होने की एक कोशिश है, क्योंकि मियाँ साहब हकीकतन बिल्कुल सियासत से इररेलेवेंट हो चुके हैं। किसी जगह पर वो किसी तरह भी बातचीत का मरकज नहीं होते। आज मैं भी उन्हें डिस्कस अगर कर रही हूँ तो यही वजह है कि आज उन्होंने सिर्फ एक रेलेवेंट होने की नाकाम कोशिश की है, वरना उनका कहीं जिक्र भी नहीं होता सियासत के ऐवानों में या सियासत की राहदारियों में। आपको इमरान खान ने जेल में बैठ कर माइनस कर दिया और बगैर कोई जिसको कहते हैं ना कि एहतजाजी तहरीक चलाए माइनस कर दिया। आप जो हैं सब कुछ अपने पावर्स हाथ में रखते हुए भी, सब लोगों को साथ मिला के भी उसको माइनस नहीं कर सके। उसने निहत्ते अकेले बैठकर जेल के अंदर से आपको माइनस कर दिया, ये हकीकत है। और इसीलिए आज आप इस तरह की बातें करके दोबारा से अपने आप को रेलेवेंट शो कर रहे हैं, जो कि आप हैं नहीं। तो ये सारी मियाँ साहब के बयानिए की कहा। तो ये सूरत हाल है, आपकी हुकूमत हर महाज पर हर क्राइसिस में बिल्कुल फेल हो जाती है और आपको इन तमाम बातों के बजाय आपको सिर्फ अपना रोना पड़ा हुआ है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मेरी साथ जुल्म हो गया, मेरी बेटी ये, मेरा भाई वो, मैं मेरी फैमिली, बस ये है आपका मसला। तो इस तरह का लीडर नहीं होता है। इसके बदले में मैं आपको आज एक बात कह रही हूँ, ये बात ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। इमरान खान जब जेल से बाहर भी निकलेंगे ना, कभी जब भी निकलेंगे और जब कभी वो शायद पावर में भी आ जाए, जो कुछ भी हो, आप नहीं सुनेंगे कि वो कभी अपने रोने रो रहे होंगे कि जेल में मेरे साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था। कोई क्वेश्चन करेगा तो वो कोई जवाब दे दें तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो कभी इनकी तरह जगह जगह बैठ के ये रोने नहीं रो रहे होंगे कि मुझे तकिया नहीं मिला था, मुझे मच्छर काट गया था, या मुझे यूं हो गया था, या मुझे वो हो गया था। अभी भी जो भी उनके साथ मिलके आता है वो यही बात कहता है कि वो अपनी मुश्किलात को डिस्कस ही नहीं करते,
वो ये ज़रूर बात करते कि उनके वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो किस हाल में हैं, किस तरह उनके शब रोज़ गुजर रहे हैं, इसके ऊपर उनकी कोई किसी किस्म की भी शिकायत नहीं होती। और ये वो बाहर भी निकल आएंगे तो आप देखेंगे कि वो ये बात नहीं करेंगे। अभी भी वो जेल के अंदर से बैठे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी मुल्क किस तरफ जा रहा है, मईशत इस तरह हो रही है, आज़ाद कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। इनके पास जेल में आप जाओ तो इनका यही होता था कि जनाब मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरी बेटी के साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। इनके अपने यानी इनकी जो सियासत भी है वो सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ और अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उससे अब बढ़ के विजन कोई है ही नहीं। तो बहरहाल ये सारी कहानियाँ। और दूसरी तरफ अब आ जाते हैं जी इस बात के लिए कि क्या हो रहा है जी। शेर अफजल मरवा साहब इन एक्शन आ गए हैं और उन्होंने थोड़ी बहुत टॉक शॉक भी शुरू कर दी है सियासी, और इसके साथ साथ उन्होंने इसहाक डार साहब को एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट की गई है उसको चैलेंज भी कर दिया कोर्ट में कि जनाब इसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो लेट्स सी इसके ऊपर अदालत क्या कोई फैसला देती है या इसको फिक्स भी कर दिया है नहीं। दूसरी तरफ खान साहब के खिलाफ एक नए केस की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और तोशा खाना का जो केस जिसमें ऑलरेडी 2-3 केस बनाए गए हैं, एक फौजदारी केस है, एक नैब का केस है, एक क्रिमिनल केस है, एक पता नहीं कौन सा केस है, तो ये तोशा खाना के ही 4-5 केसेस तो ऑलरेडी हैं। और अब एक और नया केस बनाया जा रहा है जिसमें ये कहा गया, जिसकी अभी कुछ दिन पहले इंक्वायरी भी स्टार्ट की गई थी कि जी घड़ी बेसिकली एक नहीं थी, 6-7 घड़ियां थी जिनको अपनी तहवील में लिए बगैर ही यानी बाकायदा अपना पेमेंट करके मलकियत में लेने के पहले ही उनको सेल कर दिया गया और फिर उसको प्रॉफिट पे सेल करके उनकी की गई। तो ये एक नहीं बल्कि ज़्यादा घड़ियां हैं। तो इस तरह का एक और केस जो है वो बनाया गया है अब, और इसके खिलाफ भी इनकी कोशिश यही है। बेसिकली क्या है कि पुराने केसेस जो है वो जिस तरह कमज़ोर पड़ गए हैं उसमें नज़र आ रहा है कि मियाँ खान साहब को अंदर रखना मुश्किल है। तो उसके बाद अब ये इस किस्म के नए केसेस जो हैं बना के, अब जैसे टेरियन का केस बनाया है दोबारा से लगा दिया है, अब ये जो तोशा खाना, तो अब ये नए उन्हीं केसेस में को कुछ थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके तो नए केसेस बना रहे हैं ताकि मज़ीद टाइम सिर्फ हासिल किया जा सके, मज़ीद कुछ अरसा उन्हें जेल में रखा जा सके। इसके अलावा इन केसेस का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही इसका कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है। लास्टली जी मैं अब थोड़ा बता दूं आपको केपी के हवाले से कि आखिर वहाँ पे मसला क्या है। मसला वहाँ पर ये कि जी आमतौर पर सूबों को 2 तरह के पैसे जो हैं वो विफाक से मिलते हैं। एक तो एनएफसी के जो तहत मिलने होते हैं, वो कौन से पैसे होते हैं, जो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है उसमें जिसका जितना शेयर होता है, सिंध का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, केपी का, वो मिलना होता है। वो हर महीने की 15 और 30 तारीख को मिल जाया करता है, महीने में 2 मरतबा, जैसे जैसे वो कलेक्शन होती है टैक्स की। तो वो तो नॉर्मली अपनी रूटीन से मिल जाता है। दूसरी तरह का जो रुपया है जो कि वफाक से हासिल करना होता है, वो हर सूबे के अपने मामलात होते हैं, डीलिंग होती है वफाक के साथ, और अपने अपने ड्यूज होते हैं। जैसे अगर कोई सूबा ज़्यादा कोल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उस हिसाब से अगर यानी कौमी तौर सतह पर उसको प्रोड्यूस करके नेशनल ग्रिड में बिजली बना के डाल रहा है तो उसके फिर पैसे अलग से उसको विफाक को देने होते हैं। अगर कोई और किसी अजनास की मद में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इस तरीके से उसकी विफाक के साथ जो एक डीलिंग है, ट्रेड है, जो भी आप उसको कह लें, तो वो उस मद में उसको महसूलात मिलते हैं या कोई भी उसके ड्यूज होते हैं। तो केपी के भी इस तरह 2-3 किस्म के ड्यूज हैं। एक तो ये बिजली वाले हैं कि जो वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर विफाक में दी जाती है, नेशनल ग्रिड में दी जाती है, और फिर उस बिजली के एवज जो कुछ पैसे हैं वो केपी को भी मिलने होते हैं। इसी तरह जो फाटा के पहले एक्स्ट्रा ड्यूज हुआ करते थे वो अलग से विफाक दिया करता था। चूंकि अब बाद में फाटा जो है वो केपी का हिस्सा बन गया तो वो पैसे भी जो फाटा के अलग से होते थे इंतजामी पैसे, वो भी अब केपी को ही मिलने होते हैं उस मर्जर के बाद जो कि फाटा का केपी में किया गया था। इसी तरह से कुछ और जो ड्यूज हैं केपी के वो भी इनकी तरफ कुछ पेंडिंग थे जो कि इनके देने थे। तो ये कुल मिला के काफी सारे पैसे हैं जो कि केपी को नहीं दिए जा रहे। यानी एनएफसी के पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन जो अलग से केपी और विफाक के मामलात के पैसे हैं वो उसको नहीं दिए जा रहे। अब ये अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट है जिससे जाहिर है केपी ने अपना सूबा चलाना है, अपने मामलात को आगे चलाना है। तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब बार बार उन पैसों का तकाजा जब करते हैं और उनको उस मामले पर विफाक की तरफ से जानबूझकर तंग किया जा रहा है तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जाहिर है कि उसके ऊपर फिर वो गुस्सा भी करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये ज्यादती है उनके सूबे के साथ कि वो बिजली भी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उन्हें बिजली भी ना मिले और उसके पैसे भी ना मिले, दोनों सूरतें।
और यही वजह है कि अब नजम सेठी साहब, जो कि बज़ाहिर एंटी पीटीआई एक सहाफ़ी कह लें या जो भी उनका एक नैरेटिव होता है, वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ ज्यादती हो रही है, केपी के साथ ज्यादती की जा रही है। ना तो अली अमीन गंडापुर साहब को वो वैल्यू दी जाती है और ना ही जो इनके ड्यूज हैं उस तरीके से क्लियर किए जाते हैं जो कि बाकी सूबों को क्लियर किए जाते हैं। तो जाहिर है जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो वो तो बोलेगा। तो इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब अगर तल्ख बात करते हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके साथ जेन्युइनली ज्यादती की जा रही है। लेकिन हमारे मीडिया में आप देखिए इस बात के ऊपर तो बात हो रही है कि अली अमीन ने ये धमकी लगा दी, अली अमीन ने ये कह दिया, लेकिन ये नहीं बता रहा कोई कि उसके पीछे वजह क्या है। रिएक्शन पे बात हो रही है, एक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करी कि उनको इतना तंग किया जा रहा है तो वो बंदा ये बोल रहा है। ठीक है, बात कुछ बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ हो सकती है, लेकिन इस पे भी तो कोई बात करे कि भाई कोई उनसे भी तो पूछे, विफाक वालों से, कोई वजीर आजम को भी पूछे कि भाई आप क्यों नहीं उनके पैसे दे रहे जो आपकी तरफ ड्यू है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो ये हमारे मीडिया की तरफ से एक आपको नजर आती है बायसनेस भी कह लें आप इसको, या केयरलेसनेस कह लें, या जो भी आप कह लें, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है हमें वो इस मामले पर भी नजर आती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।